नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने जो बात की वो कर रहे थे हम विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने क्या कहा था, परिभाषा लिखी थी कल अपन ने कि विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर कितना, E वेक्टर बराबर होता है F अपॉन कितना, Q नॉट। तो हमने ये परिभाषा दी थी। क्या लिखा था कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक परीक्षणावेश या धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, हमारे पास तीव्रता कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो विद्युत क्षेत्र है ये एक सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो सदिश राशि की जो दिशा है उसकी बल की अनुदिश होगी। यानी कि अगर हम कहें कि धनावेश है तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है बाहर की ओर। ठीक है। और अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, अंदर की ओर। होता क्यों, उसका रीजन मैंने कल आपको बता ही दिया था। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की इसका मात्रक। देखो इसका मात्रक हमने लिखा था न्यूटन पर कुलाम, या इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है। इसके बाद हमने इसकी विमा लिख दी। तो हमने इसकी विमा लिखें तो देखिए बल की विमा होती है m1 L1 T-2, और ये तो हमारे पास बल की विमा हो गई। और हम आवेश की अगर लिखते हैं तो A1 और कितना T1। तो फाइनली इसकी जो विमा है वो हो जाएगी m-1 L-1 T-3 A-1। ये हमारे पास बल की विमा थी। ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन ने निकाला था E बराबर KQ अपॉन कितना, R²। ये अपन ने सूत्र निकाला। और फिर हमने कहा कि अगर बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमारा इस प्रकार से था। ये ग्राफ था E और R में। तो देखो ये E समानुपाती 1/r², यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारे पास जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। इस टाइप का ग्राफ आएगा इसका। ये अपन ने कल ग्राफ बना लिया था, E प्रपोर्शनल 1/r²। एक हमने बात ये बताई थी कि अगर हमसे पूछे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु का अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो हमने लिखा था वायु का अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁸, सॉरी ये होता है 3 × 10⁻, कितना होता है 6 वोल्ट पर मीटर कह सकते हैं, या कह सकते हैं न्यूटन पर गुलाम। और एक अपन ने क्वेश्चन किया था। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, अगर कोई आपसे कह दे कि हमारे पास एक, देखो क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। कितने माइक्रोकुलाम का, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। उससे 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करें, गणना। तो यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम बिंदुवत आवेश है। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की हमको क्या निकालनी है, तीव्रता। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या सूत्र लिखा है, तो देखिए बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर KQ अपॉन कितना, R²। सवाल में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास आवेश है Q वो तो कितना है, 2 माइक्रोकुलाम। तो हम इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। चेंज कर लिया। और दूरी कितनी है, 1 मीटर। अगर हम आंसर निकालें तो K का मान होता है 9 × 10⁻⁹, कितना 9। Q का मान 2 × 10⁻⁻, कितना -6। और बटे में R का मान है 1 मीटर स्क्वायर। तो E = हो जाएगा 9 दूनी 18 × 10⁻⁻, कितना 3 न्यूटन बटे कुलाम। तो अगर हमसे कहे कि यदि हमारे पास कोई बिंदुवत आवेश कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है, तो उसे 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र आएगा 18 × 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम। ठीक है। अगर ऐसे ही हमसे बात करिए, यदि हमें 1 कुलाम आवेश दे दिया जाए तो 1 कुलाम आवेश से 1 मीटर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या उसको सामान्य रूप से हम संभव बना सकते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे पास कोई गोला है जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, 1 मीटर। ठीक है। और यदि हम उसे 1 कुलाम आवेश प्रदान करना चाहें तो क्या ये गोला इस आवेश को ग्रहण कर सकता है या नहीं। तो 2 तरह के क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो कह लो कि हमारे पास 1 कुलाम आवेश है, उससे 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, या 1 कुलाम आवेश से 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना पाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद या फिर कह लो
या फिर क्या 1 मीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश प्रदान किया जा सकता है या नहीं। देखते हैं किया जा सकता है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, सुनो। हमने कहा कि हमारे पास देखो Q बराबर हमसे क्या कह रहा है, Q बराबर कह रहा है 1 कूलाम। Q बराबर कितना है, 1 कूलाम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास गोला है, तो जो आवेश है वो यहाँ फैलेगा। तो सेंटर पे कितना है, तो सेंटर पे निकालने के लिए R बराबर कितना दे रखा है, 1 मीटर। क्या दे रखा है, 1 मीटर। तो अब देखते हैं जरा। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना, KQ अपॉन कितना, R स्क्वायर। KQ अपॉन कितना, R स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू आएगा 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 1 बटे में 1 का स्क्वायर। तो E की वैल्यू आएगी कितनी, 9 गुणा 10 की घात कितनी, 9 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, यानी कि अगर कोई बिंदुवत आवेश 1 कूलाम है तो उसे 1 मीटर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा कितना, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलाम। और हम जानते हैं कि वायु का जो अधिकतम पराविद्युत सामर्थ्य होता है वो कितना होता है, 3 गुणा 10 की पावर 6। अर्थात यदि हम 1 कूलाम आवेश को किसी 1 मीटर त्रिज्या के गोले को दें तो वो गोला उस आवेश को ग्रहण नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके कारण गोले के आसपास जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा ना 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलाम। इससे होगा क्या, यदि हमने 1 मीटर त्रिज्या के गोले को यदि 1 कूलाम आवेश प्रदान किया तो उसके चारों ओर की वायु का जो विद्युत क्षेत्र वो हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, जिसके कारण ये जो मान है ये वायु के पराविद्युत सामर्थ्य से अधिक है, इसलिए आसपास की वायु का आयनीकरण हो जाएगा। और यदि इस वायु में से कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु गुजरेगी तो उसे क्या आएगा, करंट। इसीलिए ये आवेश 1 मीटर के त्रिज्या के गोले को प्रदान नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास और है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम के आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। 4.5 न्यूटन का बल क्या करता है, कार्य करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। और दूसरा है इसी विद्युत क्षेत्र में अल्फा कण रखा है। अल्फा कण होता है एक्चुअली हीलियम का नाभिक 2He4। इस पर जो आवेश होता है अल्फा कण पे वो आएगा Q अल्फा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन करें तो हमको क्या गिवन है, तो हमको दे रखा है Q इज इक्वल टू, क्या दे रखा है अपन को, Q। देखो Q इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 15 गुणा 10 की घात -4 कूलाम। और उस पर लगने वाला बल जो F है वो हमको दे रखा है कितना, 4.5 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, हमको बल क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने ये पढ़ा है, देखो बिंदु आवेश के कारण, अच्छा विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर कितना होता है, F अपॉन Q। हमने परिभाषा लिखी थी, क्या लिखी थी, कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक आवेश, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता। तो यहां से मान निकालें तो E इज इक्वल टू F का मान है 4.5, कितना है 4.5, और इसका मान है 15 गुणा 10 की घात कितनी है बेटा, -4। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो E इज इक्वल टू मेरे पास आएगा, इसको हटा दें तो ये आ जाएगा 45/150, पॉइंट हट जाएगा 0.0, और ये ऊपर घात जाएगी तो 10 की घात मेरे पास हो जाएगी 4। तो E इज इक्वल टू, देखो एक घात कट जाएगी तो 10 की घात तो कितनी बचेंगी, ये 3। मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं या न्यूटन बटे कूलाम। और 15 का भाग अपन देंगे तो 15×3 = 45। तो आंसर आएगा 3 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन बटे कूलाम। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट है कि इसी विद्युत क्षेत्र में, कि विद्युत क्षेत्र का मान है 3 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। इसी विद्युत क्षेत्र में यदि मैं किसी अल्फा कण को रखूं, अल्फा कण, अल्फा कण का मतलब है हीलियम का नाभिक 2He4, और इस पर जो आवेश होता है Q अल्फा वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आएगा 2 × 1.6 × 10 की पावर माइनस कितना, 19 कूलाम। अब हमको चाहिए बल, तो बल कैसे निकालेंगे, देखो तो हमने पढ़ा है, देखो E बराबर कितना होता है बेटा, F अपॉन
ई बराबर मिलेगा एफ अपॉन में कितना क्यू। तो बताइए अगर हम लिखें यहाँ पे क्यू एल्फा तो बताओ एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू एल्फा इंटू में ई। अब देखो हम क्यू एल्फा का मान रखें तो जब हम इसमें क्यू एल्फा की वैल्यू रखते हैं तो यह आएगा 2.15 गुणा 10 की घात -19 इंटू इसका मान है 3 गुणा 10 की घात कितना 3। ई का मान कितना था बेटा, ई का मान देख लो, 3 गुणा 10 की पावर कितना है, ई का मान 3 गुणा 10 की पावर 3। अब देखो आगे हल करें तो ई इज इक्वल टू 16 दूनी 32, 3.2 गुणा ये आएगा 3 और 10 की घात 19 में से 3 गई तो कितनी बचेंगी बेटा, 10 की घात बचेंगी 16। तो ई इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 तिया 9 गुणा 10 की घात कितनी आएगी, सॉरी -16 न्यूटन। तो यानी कि यदि एल्फा कण को हम इस विद्युत क्षेत्र जिसका मान कितना है 3 गुणा 10 की पावर 3 में रखें तो उस पर जो लगने वाला बल है वो हमारे पास आया है 9.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा। ये अपन ने बात कर ली, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब सुनिए, हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बात कर ली। विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र से के कुछ क्वेश्चंस कर लिए और एक अपन ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, तीव्रता के कुछ क्वेश्चंस किए। अब जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन टॉपिक है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव या हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कह सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा होता क्या है विद्युत द्विध्रुव, देखो ये हमारे पास देखो एक कोई आवेश है, दूसरा ये आवेश, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास आवेश है देखिए, यहाँ पे आवेश रखा है माइनस का क्यू, यहाँ पे रखा है प्लस का क्यू और इनके बीच की जो कोई दूरी है उसको मैंने मान लिया 2a। यानी कि अगर हम दो आवेश लें जिनका परिमाण तो समान हो, जैसे मान लो हो सकता है कि एक 2 माइक्रोकुलाम का माइनस है तो दूसरा प्लस का 2 माइक्रोकुलाम हो, इसका मतलब है दोनों का आंकिक मान सेम है। आंकिक मान कहते हैं परिमाण 2, ठीक है। और प्रकृति देखो एक की प्लस एक की क्या है माइनस और उनके बीच की दूरी हो अत्यंत अल्प। तो परिभाषा विद्युत द्विध्रुव की है कि जब दो समान परिमाण Q और Q लेकिन विपरीत प्रकृति के, यानी कि एक माइनस का होगा तो एक किसका होगा प्लस का, के आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखी अपन ने, लिख सकते हैं कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। बनाएंगे कैसे, देखो ये माइनस प्लस और ये 2 अल्प दूरी, या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस, इधर लिख सकते हैं प्लस और ये इसके बीच की दूरी कितनी 2 है। ये हमारे पास होती है विद्युत द्विध्रुव। जैसे विद्युत द्विध्रुव का अगर हम उदाहरण बताएं तो जैसे NaCl, तो जब हम इस NaCl को लिखते हैं तो ये लिखते हैं Na प्लस और क्या लिखते हैं Cl माइनस। जैसे अपन लिखें HCl, क्या लिखें HCl तो क्या लिखते हैं H प्लस और क्या लिखते हैं Cl माइनस। तो ये NaCl HCl ये विद्युत द्विध्रुव का एक्चुअली क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक परिभाषा और आती है इससे संबंधित, किससे, विद्युत द्विध्रुव से। परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या परिभाषा है बेटा, अगली जो परिभाषा है मेरे पास वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है वो सुनो, दोनों अलग अलग, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अलग है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अलग है क्या, सुनो। यदि हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव दिया गया है, ठीक है, तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई का जो गुणनफल है उसको अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे परिमाण का तो हमारे पास ये आवेश है, इसका मान भी Q, इसका मान भी Q, इनमें से एक आवेश का लेना है परिमाण, तो परिमाण मैंने लिख दिया Q। और द्विध्रुव की लंबाई कितनी मानी है मैंने 2a, कितनी मानी है 2a, तो इसको अपन लिखते हैं P वेक्टर बराबर Q इंटू में 2a। तो क्या परिभाषा कह दी अपन ने कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई का जो गुणनफल है उसको अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे
पी वेक्टर से लिखते हैं, तो पी वेक्टर बराबर आएगा क्यू इंटू में 2a। अब हमने वेक्टर लगा रखा है, तो क्या है ये, यह एक ऐसी राशि है सदिश, यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो बेटा इसकी दिशा दिखानी पड़ेगी, तो इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा ऋणावेश से कहाँ होती है, धनावेश। तो ये ऋणावेश, तो इसकी दिशा इधर आएगी ए पी, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावेश से कहाँ आएगी, धनावेश की ओर। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका मात्रक क्या है, तो आप देखें इसका मात्रक, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कुलाम, इसका मात्रक कुलाम इंटू क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। और अगर हम विमा की बात करें तो इसकी विमा देखो, तो इसकी विमा की अगर बात करें तो आवेश की विमा होती है A1 और कितना T1, और हमारे पास ये 2a लंबाई की विमा कितनी होती है L1, तो इसकी विमा हो जाएगी L1 T1 और A1, ये इसकी विमा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक और होता है, उस मात्रक की अगर मैं बात करूं तो उस मात्रक को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, डिबाई। विद्युत द्विध्रुव का एक अन्य मात्रक क्या होता है, डिबाई, क्या होता है, डी बाई, इसको एक्चुअली डी से लिखते हैं। तो आपसे पूछेगी एक डी बाई कितने कुलाम इंटू मीटर के बराबर होता है, तो एक डी बाई इज इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कुलाम इंटू मीटर, ठीक है। यानी एक डी बाई बराबर होता है 3.3 गुणा 10 की पावर माइनस 30 कुलाम इंटू मीटर। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव। हमने इसकी विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, क्या मात्रक है, क्या विमा, इनकी बात की। इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, सुनो। हमारे पास एक HCl अणु है, एक HCl का अणु है। जब हमने इसका आयनन किया तो ये H प्लस एवं Cl माइनस आयनों में टूट जाता है, और H प्लस व Cl आयनों के मध्य की जो दूरी है, मध्य की दूरी मान लो 1 एंगस्ट्रम, कितनी है, 1 एंगस्ट्रम। तो आपसे पूछेगा कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है HCl, जब उसका आयनन होता है तो उसके आयन H प्लस और Cl माइनस के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रम है, तो बताइए इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो हमको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए, तो देखिए अब अगर हम बात करिए विद्युत द्विध्रुव है तो यहाँ पे Q आवेश आएगा, इस पे भी होगा, इस पे तो आएगा प्लस का ई, इस पे आएगा माइनस का ई, तो ये आएगा प्लस माइनस ई। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्या आएगा, कुलाम। और बीच की दूरी 2a इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम को चेंज कर दो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। बेटा एक एंगस्ट्रम में, क्योंकि एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है कितना, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब द्विध्रुव चाहिए तो P इज इक्वल टू आएगा Q इंटू में कितना, 2a। तो P बराबर Q का मान, केवल आंकिक मान रखना है, तो आंकिक मान लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और 2a का मान है 10 की घात माइनस 10। हल करेंगे तो P इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कुलाम इंटू मीटर। क्या आंसर आ गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 29 कुलाम इंटू मीटर। और अगर हम दिशा की बात करें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होगी, तो दिशा हमेशा कहाँ होती है, ऋण आवेश है धनावेश को, तो इसकी दिशा आएगी Cl माइनस से Na प्लस आयन की ओर, ये इसकी दिशा है। अच्छा, इसके बाद हम एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जरा देखें, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन ये देखो, देखना जल्दी से। जो हम विद्युत द्विध्रुव के क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो क्वेश्चन ये है। हमको क्वेश्चन दे रखा है क्या, देखिए कि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश QA बराबर है 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कुलाम तथा QB बराबर है माइनस 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कुलाम। क्रम से दो बिंदुओं, एक बिंदु है A 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर तथा B है 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं, तो निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद करो। ये हमारे NCERT का क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि हमारे पास दो आवेश दे रखे हैं,
ठीक है, दोनों का मान, और वो कहाँ कहाँ स्थित है, 0 0 -15, 0 0 +15। इसका मतलब है हम किसी भी निर्देश तंत्र में जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो लिखते हैं x, y, z। इसका मतलब 0 0 -15, एक है 0 0 +15। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो z अक्ष पे रखा है। क्या रखा है, z अक्ष पे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो जरा कैसे करेंगे भाई। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये निर्देश तंत्र लिया। देखो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास, ये x, ये y, इसको अपन ने मान लिया z, क्या मान लिया, z, और नीचे वाली ये जो अक्ष है उसको मान लिया मैंने z'। इसको मैं क्वेश्चन को ऊपर कर रहा हूं, देखो। और यहाँ पे ये जो है ये है y, ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु। यहाँ पे जो कण रखा है, एक आवेश तो इधर रखा है और एक रखा है यहाँ पे, ठीक है, उतनी दूरी पे। अगर हम क्वेश्चन को देखें, देखो तो क्यू ए के निर्देशांक हैं, ए जो है ए पॉइंट उसके निर्देशांक है 0 0 और -15, ठीक है। और जो बी वाला पॉइंट है वो है 0 0 और कितना +15 सेंटीमीटर में बेटा, ठीक है। और ये भी किसने दे रखा है अपन को, 15 सेंटीमीटर। क्यू ए पर जो आवेश है वो है 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, और क्यू बी जो आवेश है वो है -2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। ए वाला जो आवेश है वो तो रखा है जेड अक्ष पे, जेड डैश पे -15। तो यहाँ पे तो रखा है कितना, ए, यहाँ पे रखा है क्यू ए आवेश, कितनी दूरी है, -15, ठीक है। यहाँ पे रखा है ए बिंदु, और दूसरा जो आवेश रखा है वो रखा है बी पे। क्या किस पे रखा है, बी पे। और बी पे कौन सा आवेश रखा है, क्यू बी। देखो क्यू जो ए वाला आवेश है इसकी वैल्यू तो कितनी है, 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। और ये जो बी वाला आवेश है क्यू बी जो यहाँ रखा है उसकी वैल्यू है -2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। और ये दोनों के बीच की दूरी, ये +15 पे है, ये -15 पे। तो टोटल दूरी जो 2a बराबर है वो हो जाएगी 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। यहाँ से ये दूरी, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि हमको दोनों आवेश दे रखे हैं, क्यू ए का मान, क्यू बी का मान, और बीच की जो दूरी है 2a, और 2a दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो उसको अपन लिखेंगे 30/100, ये हो जाएगा 3/10, या फिर इसको लिख देंगे हम 0.3 मीटर। ये दूरी आ गई, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा है वो पहला हमसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि इस निकाय का कुल आवेश कितना है। तो क्या करेंगे, कुल आवेश। तो कुल आवेश, हमने कहा था किसी भी निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम योज्यता नियम का उपयोग करते हैं। और योज्यता नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे कुल आवेश है निकाय का, तो Q = यहाँ पे दो आवेश है तो एक आएगा QA प्लस क्या आएगा, QB। तो Q बराबर मेरे पास आएगा, इसका मान तो है 2.5 गुणा 10⁻⁻7। ये तो A वाला आवेश है QA, और जो B वाला आवेश है वो है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। तो टोटल अगर आवेश की बात करें, हम इसकी बात करें टोटल आवेश, टोटल आवेश आएगा 2.5 गुणा 10⁻⁻7 में से 2.5 गुणा 10⁻⁻7 गया तो टोटल आवेश कितना आएगा, 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इस निकाय का कुल आवेश कितना आएगा, 0। या फिर एक सुन लो, अगर कोई भी विद्युत द्विध्रुव किसी बंद निकाय में रखा है तो उसका कुल आवेश हमेशा कितना होता है, 0, ठीक है। अब दूसरा हमको जो बात करना है वो बात करनी है कि इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है। तो P तो ये हो गया, अब हमको चाहिए Q। तो देखो हमने पढ़ा है P = होता है Q × में कितना, 2A। तो P = Q का मान कितना है, Q का मान मेरे पास दिया है कितना, 2.5 गुणा 10⁻⁻7 इंटू 2A का मान कितना है, 0.3। तो P = आ जाएगा कितना,
25 75 0.7 इंटू 10 की घात कितना -7। देखो 25 75 तो 0.75 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम इंटू मीटर। ये इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की का मान आएगा। हमें बतानी है कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है। तो हमने कहा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो हमेशा ऋणावेश से कहाँ होती है, धनावेश की ओर। तो यहाँ पे देखना, जब इस चित्र को आप देखोगे तो यहाँ पे ऋणावेश तो है बी, तो बी तो कहाँ रखा है, जेड अक्ष पे। कहाँ रखा है, जेड अक्ष पे। और जो धनावेश है क्यू ए वो रखा है जेड डैश पे। तो इस की जो दिशा दिखाएंगे तो यहां दिशा लिखेंगे, इसकी दिशा जेड से जेड डैश की और होगी। या फिर लिख सकते हैं, देखो यहां पर ऋणावेश कौन सा है, क्यूबी। कौन सा है, क्यूबी। और धनावेश कौन सा है, ए। तो इसकी दिशा दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसकी जो दिशा है वो क्यूबी से क्यू ए आवेश की और होती है। तो ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद जो हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता, निरक्ष पर तीव्रता, उसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, उसको घुमाने पर कार्य, बल आघूर्ण, ऊर्जा, उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।